दोस्तों टी-टेल यूनिक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आपको विश करने के बारे में पता है क्या? पिछले जमाने में राजा महाराजाएं अपने विरोधियों से अपने लिए चाहने वाले माहितियों को लेने के लिए, उन राज्यों के गुप्त जानकारियों को समझने के लिए और दूसरे राजाओं को अपने हाथ में नचाने वाले गुड़िया के जैसे बनाने के लिए और उनको गुप्त तरीके से खत्म करने वाले लड़कियों को विश कन्या करके बुलाते थे। चाणक्य के कालमान से विश कन्याओं का विचार आता है। विश कन्याओं को तब से अब तक इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर उनके नाम विधान दूसरे दूसरे हुए हैं। अब दूसरे दूसरे देश के राजतांत्रिक के लोग और सैन्य के गुप्त माहितियों को समझ लेने के लिए हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल करने वाले लड़कियों को भी विश कन्या की लिस्ट में मिला सकते हैं। वैसे ही लड़कियों के रूप में शरीर भर विष को भर लेके अपने स्वार्थ के लिए जो चाहता है वो करने वालों को भी विश कन्या करके बुला सकते हैं। इसीलिए मैं अब चीना की विश कन्याओं के बारे में बोलने जा रहा हूँ। वो करने वाले काम को मैं बताया तो आप सच में चौंक जाने वाले अवस्था में आ जाएंगे। वैसा होए तो कौन है वो विश कन्या, देख लेंगे। आइए दोस्तों, दिसंबर 30, 2018 का समय हमारे बाजू के नेपाल को चीना के रायबारी के आगमन हुआ था। उस वक्त वहाँ अपने लेफ्ट लेग को रखकर आने वाली उस रायबारी का नाम हु यांकी। ये हु यांकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीना के नीति आयोग की लड़की, मगर उसको करीब 50 वर्ष था। उसके सामने आने वाले हर एक को एकदम से खो जाने वाले जैसा आकर्षक व्यक्तित्व था वो। वैसे लड़की को चीना नेपाल को भिजवा दिया था। उसके बाद ये लड़की नेपाल के मीडिया से पकड़ के राजकीयों के नायकों तक, इतना ही नहीं वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के यूथ विंग को कंट्रोल करने तक पावर बना ली थी। इसके बावजूद भारत के खिलाफ अब नेपाल करने वाले सभी हरकतों के परछाई भी इस हु यांकी का ही रहने का भारत के गुप्त दल स्पष्ट किया है। वैसा होए तो क्या है इसका एजेंडा, इसको लेकर चीना क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस बात को जानना हो तो इस यांकी के करे हुए काम, इसके पीछे का माहिती, ये सब जानना होगा। हु यांकी पैदा हुए 1970 में सांगशी प्रांत में जन्म लिया हुआ उसको बीजिंग में रहने वाले पीकिंग यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ आर्ट्स पद को पूरा की है। यांकी अपनी 26 की आयु में बोले तो 1996 में चीना के विदेशांग विभाग में काम करने को शुरू की थी। 1996 से 1998 तक चीना के विदेशांग विभाग के एशियन अफेयर्स विभाग में स्टाफ मेंबर रहने वाली ये 1998 में सीधा पाकिस्तान की चीना रायबारी कचेरी के तीसरे सेक्रेटरी बन के सेलेक्ट होती है। 2001 तक पाकिस्तान में रहने वाली यांकी 2007 तक डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एशियन अफेयर्स के सेक्रेटरी बनती है। 2007 से 2009 तक कॉन्सुलेट जनरल बन के लॉस एंजलिस में काम करने वाली यांकी 2009 से 2012 तक फर्स्ट सेक्रेटरी और डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एशियन अफेयर्स होके काम करती है। 2018 तक इसी विभाग में दूसरे कार्यों को करने वाली यांकी को 2018 में एकदम से नेपाल के रायबारी के लिए चुना जाता है। वहां से यहां तक यांकी नेपाल में काम कर रही है। ये यांकी सोशल मीडिया की स्टार भी है। चीना में ट्विटर नहीं हुए तो भी नेपाल में रहने वाली यांकी ट्विटर के जरिए ही नेपाल के विद्यमान चीना नेपाल को करने वाले मदद सभी पोस्ट करती है। वैसे ये नेपाल को आने के बाद वहाँ चीना रायबारी कचेरी अधिकृत तौर पर फेसबुक पेज बने रहने का विशेष बात है। कैसे ये नेपाल में करने वाले काम को लोगों को समझे जैसा करने वाली यांकी वहाँ के माध्यमकारियों के साथ अच्छा फ्रेंडशिप बना ली है। इसीलिए ही यांकी के बारे में नेपाल में बहुत सारा प्रचार को बढ़ाने का काम वहाँ के माध्यम कर रहे हैं। एक सुंदर देह में जहर बना रहता है करके बोलते हैं ना, उसको एक उत्तम उदाहरण है ये यांकी। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ कि ये नेपाल को आने के बाद भारत के गुप्तचर विभाग तीक्ष्ण तरीके से इसके ऊपर आंख रखी है। परसों भारत और नेपाल के बीच में लिपुलेख पास के विचार में संघर्ष चला था ना, उसका कर्तृ ही ये यांकी है। उतना ही नहीं, नेपाल के लोग भारत के विरुद्ध प्रोटेस्ट किए थे ना, लिपुलेख पास हमारा है करके वो भारत के विरुद्ध घोषणा करे हुए समाचार को सुन लिए थे ना, उस प्रतिभटनाकारी का सूत्रधारी ही ये यांकी है। ये इतना करने के लिए वो कितना सर्कस किया है मालूम है क्या?
दोस्तों भारत इस लिपुलेख पास में रास्ता बनाने के लिए आए बर नेपाली एक भी तरीके से आड़े नहीं आए थे, मगर ये कन्या नेपाल को आके गए बर यांकी भारत के विरुद्ध प्रोपोगेंडा करने के लिए शुरू की थी। नेपाल के कम्युनिस्ट पक्ष के मुखंडों को दोस्त बना ली। इसके कारण से ही नेपाल के माजी प्रधानी प्रचंड जी के साथ सीमा विवाद के शुरू होने से पहले बहुत बार चर्चा की थी। वहां नेपाल के प्रधानी केपी ओली को नीचे उतारने का प्रस्ताव आया। इस विषय को चीना को भेजी हुई यांकी कम्युनिस्ट नायक के मनस्थिति को बदलकर ओली सरकार को बिना डगमगाए जैसा बनाने का काम एक की थी। सो केपी ओली को अब यांकी के ऊपर गौरव बढ़ गया था। वो इस कन्या बोले जैसा सुनने लगे। उसका नतीजा सामने आए सो नेपाल के संसद भवन में। अब नेपाल का संसद नया मैप को बनाया ना, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने वाली भी यही यांकी है। वो इतना करके चुप बैठी नहीं, एक तरफ सरकार को कंट्रोल में लेकर और एक तरफ नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के युवा मुखंडों को लेकर उनके जरिए ही प्रतिभटन करे जैसा देख ली थी। काठमांडू में प्रतिभटना शुरू हुए थे ना, उसके पीछे यांकी की परछाई ही थी। उतना नहीं सो नेपाल को वो आए दिन से चीना और नेपाल संबंध में बहुत सारा सुधार लाने के लिए जोर डाली थी। नेपाल को चीना ज्यादा तौर पर मदद करके नेपालियों को दिलों को जीतने का काम करती है ये यांकी। इस काम में उसको यश प्राप्त हुए सो भी झूठ नहीं है, क्योंकि भारत के विरुद्ध नेपाल अपने सैनिकों को ठहराया था ना, भारतीयों को अब तक देने वाले नागरिकताओं के हकों को ठहराया है। ऐसे वो कितने प्रमाण तक ये नेपाल में प्रभाव डाली होगी, थोड़ा इमेजिन करके देखिए। इन सभी विचारों को भारतीय के गुप्तचर विभाग दिल्ली को भेजी है। इसीलिए ही नेपाल भारत के विरुद्ध झगड़े पर उतर आने पर भारतीय के सैन्य के मुख्यस्थ MM नरवणे और रक्षा सचिव राजनाथ सिंह जी नेपाल के पीछे रहने वाले हाथ कौन से हैं करके भारत नेपाल को चेतावनी दिए थे। इतना हुए तो भी यांकी मात्र अपना करने वाले काम को कर चुकी है। शतमानों से आया हुआ भारत और नेपाल के बीच रहने वाले दोस्ती पर दरार ले आने का काम वो कर चुकी है। इसका सब कारण ये यांकी कहलाने वाली चीना की विष कन्या है। दोस्तों 1999 में पाकिस्तान कारगिल में युद्ध किए थे ना, तब पाकिस्तान के रायबारी कचेरी में तीसरे स्थान के सेक्रेटरी रहने वाली ही यही यांकी है। उस वक्त मुशर्रफ अचानक भारत के ऊपर युद्ध करने वाले, इसके पीछे हाथ रहने वाला ही इसी यांकी कहलाने वाली कन्या का छाया है। ये कितना चालाक है कि बिना अटके उर्दू भाषा बोलती है। वो इसे पाकिस्तान में सीख मिला होगा। गुप्तचर विभाग के प्रकार इसको चीना एशिया राष्ट्र के संबंध सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह संबंध सुधारना बोले तो चीना के लिए उतना ही है, बचे हुए सभी राष्ट्रों के संबंधों को बिगाड़ना है। इसीलिए ही कोई तो होना ही है ना। इसके लिए चीना इस यांकी के जरिए ही करा रहा है। नेपाल को माओ तिब्बत को हाथ के 5 उंगलियों के तरह एक है करके पहचान दिया था। इन उंगलियों को पाना ही है करके बहुत सारे प्रयत्न भी किया था, मगर उस दिन वो कामयाब हुआ नहीं था। मगर अब उस काम को करने के लिए चीना के अब का अध्यक्ष शी जिनपिंग करने को जा रहा है। उसके लिए वो इस्तेमाल करने वाले हु यांकी जैसे विष कन्याओं को। अब नेपाल के नायक इस यांकी के जाल में चीना के पैसों के लालच में बली हो रहे हैं। मगर चीना कैसा देश है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी किनको भी किसी भी तरह इस्तेमाल करके उसके बाद कैसे उछाल के फेंकता है कहने का उन लोगों को जल्दी पता लग जाता है। चीना जैसे देश को अंदर आए जैसा गलती करने से तिब्बत की परिस्थिति क्या हुआ है कहने का नेपाल के लोग देख के सीख लेना चाहिए। वैसा ही ये यांकी के बात सुन के भारत को रोक लेने वाला मुशर्रफ आज देश भ्रष्ट हुआ है। चीना और पाकिस्तान का संबंध कितना भी अच्छा हुए तो भी उससे मुशर्रफ को किसी भी तरह कोई भी फायदा हुआ नहीं है। ये कनिष्ठ पक्ष अपने देश की मिट्टी में मिल जाने का योग्यता और अवकाश को भी फिर से पा नहीं सकता। ये नेपाल को ओली जैसे नायकों को अर्थ होना चाहिए, और वो कब होता है ये तो पशुपतिनाथ जी को ही मालूम है। दोस्तों ये है यांकी जैसे विष कन्या की कहानी। अगले वीडियो में और एक विशेष बात को आपके सामने लाता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।